हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। और उसी में एक वैल्यू एडिशन के लिए आई एम कम आउट विद वन मोर वीडियो ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आज हम समझेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है और ये कैसे यूजफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। हर ऑल्टरनेट टाइम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या तो एमसीक्यू के बेसिस हिसाब से या एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो डिस्कस करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब। दोस्तों, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास ऑडिट लेकर आता है तो क्या आप सीधा उस क्लाइंट के प्लेस पे जाके सिंपली धड़ाधड़ ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं, उसका बिल चेक करना, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी चेक करना, ये सब स्टार्ट कर देते हैं, या उसका कुछ प्रोसीजर होता होगा फॉर्मल? हो सकता है छोटी फॉर्म्स में जहाँ पे कुछ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स या एसओपीज नहीं होते, वहाँ पे हो सकता है कि सिंपली स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो आईसीआई का जो तरीका है, आईसीआई ने जो हमें मेथड बताया है, फ्लो बताया है, हम उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई सीए एज पर एस 210 एंड 220 के हिसाब से ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे ऑडिट को प्लान करना पड़ता है एज पर एस 300। जब ऑडिटर ऑडिट को प्लान कर रहा होगा तो उसी दौरान उसको एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ता है। एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझने का मतलब क्या हुआ कि एंटिटी जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है वो किस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील कर रही है, उसका क्या ओनरशिप स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है, वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर करता है। ये सब चीज़ें ऑडिटर को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए सर? जब ऑडिटर एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को, इन सब चीज़ों को समझ लेगा तो उसे ये समझ हो जाएगी, वो ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि किस एरिया में रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकता है। क्यों सर? ये पता करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ऑडिटर हैं, हमें यही तो चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो एंटिटी को समझेगा तो उसे ऐसे एरियाज़ के बारे में पता चल जाएगा कि किस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है और वो रिस्क कितना हो सकता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है। जब ऑडिटर को ये पता चल जाएगा, ये पता कैसे चलेगा? एज पर एस 315। जब ऑडिटर को ये पता चल जाएगा कि कहाँ रिस्क हो सकता है और कितना हो सकता है, तो ऑडिटर उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपना रेस्पॉन्स डेवलप करेगा एज पर ऐसे 330। तो एक फ्लो होता है कि 210-20 के हिसाब से एक्सेप्ट करना, 300 के हिसाब से प्लान करना, 315 में एंटिटी उसके एनवायरनमेंट को समझना और 330 में रेस्पॉन्स डेवलप करना। तो हम डिस्कस करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो आपके ऐसे 315 में कवर है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमें एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है सो दैट हम ये समझ पाएँ कि किस एरिया में रिस्क हो सकता है, किस एरिया में रिस्क है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना मिसस्टेट कर सकता है। तो ऐसे प्रोसीजर्स जो एंटिटी को समझने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को, उसके कंट्रोल्स को, उसके प्रोसेसेस को समझने के लिए यूज़ की जाती है, ऐसी प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब इसका नाम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों दिया गया है? इसका नाम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इसलिए दिया गया है क्योंकि जब ऑडिटर एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके कंट्रोल्स को, उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, इन सबको समझेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि किस एरिया में रिस्क है। मतलब ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसलिए इसको बोला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा प्रोसीजर जिससे ऑडिटर रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। तो ऐसे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो सर, ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना हो गया। क्यों करना हो गया ये भी हमें समझ में आ गया। टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर ने क्या किया? जो हमारा क्लाइंट है उसके वेयर हाउस पे गया। वेयर हाउस पे जाके ऑडिटर ने चेक किया कि यहाँ पे किसी इन्वेंट्री को इश्यू करने का प्रोसेस क्या है। जब उसने देखा तो उसे ये पता चला कि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इंटरनिंग डिपार्टमेंट वेयर हाउस आता है और एक रिसीट लेके आता है जिसमें जो इंटरनिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसके सिंपल सिग्नेचर रहते हैं और उसके बेसिस पे जो स्टोर मैनेजर होता है वो गुड्स इशू कर देता है। जब ऑडिटर ये प्रोसेस समझ जाएगा तो उसे क्या पता चलेगा? उसे ये पता चलेगा कि यार यहाँ पे एक रिस्क है। क्या रिस्क है? हो सकता है जो बंदा वो रिसीट लेकर आ रहा हो उसने केवल फॉर्जरी किया हो, उसने जो इंटरनिंग डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर के साइन को फोर्ज किया हो। ये भी तो हो सकता है। यहाँ पे एक रिस्क है कि जो रिसीट आ रहा है, जो रिसीट लेकर आ रहा है बंदा, वो सही ना हो, वो बंदे ने एक तरह से फोर्ज करके ले आया हो और माल निकाल लिया हो अपने स्टोर से। ये रिस्क समझ में आ गया। कैसे समझ में आया? जब ऑडिटर ने ये प्रोसेस को समझा, ऑडिटर ने इन्वेंट्री का इशू का प्रोसेस समझा।
तो इस तरह से जब ऑडिटर समझता है एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, तो उसे पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसा हो गया? जब कोई बंदा, अगर मान लो कोई बंदा फेक तरीके से हमारे इन्वेंट्री को निकाल के ले जाएगा और बाहर बेच देगा या कहीं छुपा लेगा, चोरी कर लेगा, तो क्या होगा? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा वो बराबर नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे क्वांटिटी कम आ रही होगी। जब क्वांटिटी कम आएगी तो उसका वैल्यूएशन गलत आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत हो गया तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इस तरह से ये मिस स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब, और इसकी ये वजह होती है कि ये रिस्क को आइडेंटिफाई करने और असेस करने के काम आता है। तो 4 तरह की प्रोसीजर से जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कवर होती है। पहला हो गया इंक्वायरी। ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिटर से, और जो भी बंदे लगे हुए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या जो भी उसके लिए रिलेवेंट बंदा हो सकता है उससे। इंक्वायरी करने से भी ऑडिटर को एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट को समझ सकता है, रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। दूसरा हो गया आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है नॉर्मली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप का एनालिसिस करना। मतलब जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय को सैलरी का जो खर्चा है उसके साथ एनालाइज करना, जो भी आपका फ्रेट आउटवर्ड के जो खर्चे हैं उसे सेल्स के साथ एनालाइज करना। तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो भी ऑपरेशन है, जो भी प्रोसेस है, उसको जाके देखना, उसको समझना। एंड चौथा होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, या मैनुअल्स हो गए, या बीडीपी हो गया, उनको पढ़ना, उनको इंस्पेक्ट करना। तो ये 4 प्रोसीजर आपकी होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पहला हो गया इंक्वायरी, दूसरा है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर, थर्ड इज ऑब्जर्वेशन, एंड फोर्थ इज इंस्पेक्शन। एक और क्वेश्चन आता है, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? आंसर इज नो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिट एविडेंस गैदर करने का तरीका है, बट इट इज नॉट अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इससे आप एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए यूज नहीं आता। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आई विल कम आउट विद मोर सच वीडियोस। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।